नमस्कार, मैं स्वाति देओरा दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कानूनों की जानकारी देते हैं और चर्चा करते हैं जो हमसे जीवन में रोज़मर्रा में किसी न किसी तरीके से हमसे सरोकार रखती हैं। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए और आज के विषय भ्रष्टाचार निवारण, सतर्कता एवं पारदर्शिता के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धीरेन्द्र गुंजियाल जी, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता मुख्यालय देहरादून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम आपसे इसी संकल्प के बारे में जानना चाहेंगे जो सतर्कता सप्ताह हम मना रहे हैं कि भ्रष्टाचार आखिर क्या है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो 2018 में जिसमें संशोधन हुए हैं जी, उसमें यदि किसी भी लोक सेवक और लोक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, यदि कोई भी लोक सेवक अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अनुचित तरीके से जी, और बेईमानी पूर्वक किसी कार्य को करता है, और प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि लोक सेवक के आचरण से संबंधित जो भी मिस एप्रोप्रिएशंस हैं वो सभी चीज़ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत बताई गई है। तो ऐसी इन संविधानों में जो एक्ट आप बता रहे हैं, इनमें क्या व्यवस्था की गई है आम जनता के लिए? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जनता जहां पर भी किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से किसी प्रकार से मांग की जा रही है, जिसे हम असम्यक लाभ कोई मांग रहा है, जिसे हम अनड्यू एडवांटेज कह सकते हैं, तो तत्परता से उनको शिकायत करनी चाहिए, और जिसके लिए शासन द्वारा सतर्कता मुख्यालय में 1064 एक जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पे वो कॉल करके हमें बताकर शिकायत डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायतकर्ता, जैसे आप बोल रहे हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो सरकार के द्वारा ऐसे कौन से विभाग बनाए गए हैं जिसमें कि शिकायतकर्ता आसानी से जाकर कंप्लेंट कर सकता है बिना छिनछिनाहट के? जैसे कहते हैं कि कई बार अधिकारी जो होते हैं वो काम तो कर देते हैं, नई टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर आ गई है, हमारे साथ काम कर रही है, पर वो उसी का उपयोग करके जो है वो नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को बचा लेते हैं। तो उस तरीके से आप कैसे बताना चाहेंगे हमारी आम जनता को कि वो बिना डरे वो उस फॉरम में जाके या विभाग में जाकर वो कंप्लेंट कर सकते हैं? शासन द्वारा विभिन्न विभागों में सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और यदि किसी विभाग में अनुचित मांग की जा रही है, अनड्यू एडवांटेज हो रहा है, तो वो सीधे सीधे संबंधित विभाग में जो उनके उच्चाधिकारी हैं उनसे भी बोल सकते हैं, और यदि और हमारे 1064 के माध्यम से भी वो हम तक यदि पहुंचते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में विजिलेंस विभाग के अंतर्गत में 2 सेक्टर्स हैं जहां पर 2 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बैठते हैं, जहां पर उनके पास अपना थाने का जुरिडिक्शन है, अपने थाने हैं, और वहां पर लोग शिकायत करते हैं, और लोग शिकायत करने के पश्चात उन शिकायतों की जांच होती है, और जांच के उपरांत उसमें अभिसूचना संकलन करना है या एफआईआर होनी है या ट्रैप की कार्रवाई तुरंत उसको अमल में लाई जानी है। तो ये सभी कार्रवाइयाँ तत्परता से होती हैं। यदि कोई केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तब भी हमसे भी शिकायत कर सकते हैं, और इसके लिए भारत सरकार की जो शाखा है सीबीआई में वो डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, और राज्य में राज्य सतर्कता जो अधिष्ठान है हमारा
उत्तराखंड में है, वहाँ पर भी 1064 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सीधे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होगा, आपको ये डिपेंड करता है कि कार्रवाई किस तरीके की है, तो इसके लिए कोई जनरल कोर्ट और या स्पेशल सामान्य कोर्ट किस तरीके से ये? विजिलेंस में जो भी FIRs होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इन्वेस्टिगेशन 2 ही प्रकरणों पर है। नंबर 1, यदि हमने प्रारंभ में कोई प्रारंभिक जांच करी और प्रारंभिक जांच करने के बाद शासन स्तर पर जो विजिलेंस की हायर कमेटी है उसमें डिसाइड किया कि इन लोक सेवक के विरुद्ध में पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत हो सकता है, तो उसमें अभियोजन प्रारंभ किया जाता है और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं। जो हमारे कुमाऊं में एक विजिलेंस का स्पेशल न्यायाधीश बैठते हैं, न्यायालय है, और देहरादून में भी हमारा स्पेशल न्यायालय है। और चूँकि दोनों सेक्टरों के जुरिडिक्शंस अपने हैं, तो इस प्रकार से ट्रैप के मामले की इन्वेस्टिगेशंस हो या कोई DA रिलेटेड जो आय से ज़्यादा संपत्ति से संबंधित कोई इन्वेस्टिगेशन हो या किसी जांच में कोई अन्य आरोपों के आधार पर इन्वेस्टिगेशंस हो, तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस के ट्रायल होंगे वो हमारे स्पेशल कोर्ट्स निर्धारित हैं और उन स्थानों, उन कोर्टों पर किए जाते हैं। ठीक है, जब ये कार्रवाई हो जाती है तो जो शिकायतकर्ता होता है, तो कोई समय अवधि भी निर्धारित करी गई है इसके ऊपर कि ये कब तक पता चल जाता है कि वो एक अपराधी है? इसमें शिकायत किसी एक विभाग से किसी की शिकायत है और उस काम के बदले में कोई अनुचित मांग की जा रही है, तो जैसे ही वो हमारे यहाँ अभिसूचना संकलन करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की जाएगी और विजिलेंस ट्रैप करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के बाद FIR और उसकी 60 दिन के अंदर में विवेचना को पूर्ण करते हुए संबंधित न्यायालयों, स्पेशल कोर्ट्स में हम उनकी चार्जशीट शासन के प्रोसिक्यूशन जो अभियुक्त है, चूँकि अभियुक्त इसमें लोक सेवक है, तो उनके विरुद्ध में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 60 दिन के अंदर में इसमें चार्जशीट भेजी जाती है। तो 60 दिन इसमें माने गए हैं अनुमानिक कि इतना समय लग जाता है। और तत्पश्चात फिर ट्रायल में 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष और किसी मामलों पर 1 वर्ष और, तो अभी जो नया प्राविधान है उसमें 3 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा, अन्यथा 2 वर्ष में ये पूरा ट्रायल को संपन्न होने का प्राविधान किया गया है, ताकि जो शिकायतकर्ता को उचित रूप से न्याय मिल सके और यथाशीघ्र उसके जो पेंडिंग वर्क हैं वो हो सके। तो इसमें जो भ्रष्टाचारी है उनको किस तरीके की सज़ा मिलती है? अगर वो अधिकारी है, काम कर रहे हैं किसी दफ्तर में, तो किस तरीके की सज़ा उनको मिली जाती है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 7 एक धारा है, 7, 7A और 8, 11, 12 और 13। इसमें जो सजा का प्राविधान है, न्यूनतम धारा 7 में न्यूनतम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्राविधान है। और जो आय से ज़्यादा जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशंस की जो धाराएं हैं, धारा 13, 1 और 2 में इसमें 10 वर्ष तक की सजा का मैक्सिमम प्राविधान है। जी, तो अगर किसी भी विभाग की बात करें, अगर वो रिश्वत मांगने या रिश्वत देने के लिए, अगर उन तरीकों से कैसे बचा जा सकता है, कि आप क्या बताना चाहेंगे इसको विस्तार में? सतर्कता बहुत आवश्यक है और सरकार द्वारा प्रिवेंटिव विजिलेंस को कायम करने के लिए बहुत सारे निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें हेल्पलाइन नंबर्स को इशू करना और अवेयरनेस के लिए कई जगहों पर CCTV के माध्यम से पारदर्शिता लाना और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो बिचौलिए हैं उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई का प्राविधान है। और
केवल पैसा लेने वाला जो अनुचित अनड्यू एडवांटेज जो ले रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं, जो लोक सेवक के साथ में यदि संलिप्तता किसी बाहरी कोई अन्य व्यक्ति की है जो लोक कर्तव्य को प्रेरित कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध में भी सजा का प्राविधान है, बिचौलियों के विरुद्ध में भी। और पैसा अनुचित लाभ लेना और अनुचित लाभ देना दोनों भी अपराध है। कोई व्यक्ति यदि किसी लोक सेवक को कोई पारितोष के रूप में या किसी अन्य अर्थों में कोई धनराशि देता है तो देना भी अपराध है और लेना स्वयं में अपराध है। जी, बिल्कुल सही कहा। और इसमें एक प्रक्रिया है धारा 8 में, यदि कोई व्यक्ति को प्रेशराइज किया गया है और वो व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच पाया और किन्हीं कारणों से उसमें बाध्य किया गया, उसको बाध्य करके यदि उससे कोई धनराशि की मांग की गई है, ऐसे सिचुएशन में यदि 7 दिन के अंदर में सक्षम अधिकारी या विजिलेंस को उन्होंने अवगत करा दिया है, तो ऐसे केस में धारा 8 से उसको मुक्ति है। पैसे देने के बाद भी यदि धारा 8 में उनके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं हो सकती है। शर्त ये है, परंतु यह है कि उसको 7 दिन के अंदर में वो चीज़ें अवगत करा दी गई हो कि उनसे अनुचित मांग किया जा रहा है और वो दबाव में है। ठीक है, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इसमें। जी, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जी। और किसी भी प्रकार की शिकायत है उसमें उस शिकायत को करना पड़ेगा। और जो हमारे सरकार के द्वारा बार बार समय समय पर जो हेल्पलाइन नंबर्स, डूज एंड डोंट्स और अवेयरनेस फैलाया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उनके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक शिकायतें प्रॉपर अधिष्ठान तक नहीं आएंगी तो इसको उनके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना और उसको रोकने में तभी हम कारगर होंगे जब लोग शिकायत करेंगे, लोग कंप्लेंट लोगों की आएगी। तो इसमें पूछना है, केवल रुपए मांगने को ही रिश्वत कहा जाता है या इसके और भी तरीके हैं? सम्यक लाभ बिना प्राप्त किए ही, अनड्यू एडवांटेज को बिना प्राप्त किए ही इनएप्रोप्रिएट कंसिडरेशंस जो हैं, जहाँ पर हम वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने अनुचित रूप से या बेईमानी पूर्वक या फ्रॉडुलेंटली किसी से इनाम के रूप में कोई राशि प्राप्त करी है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य कंसिडरेशंस हुए हैं तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है और जिसको हम क्रिमिनल पब्लिक लोक सेवक के क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशंस की श्रेणी में आएगा। जी, अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी विभाग के अंदर अपना काम करवाने के लिए और जो अधिकारी है वो जबरन उसको बोलता है कि आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपका काम तभी होगा, उस समय पर उसको क्या करना चाहिए? वो उस स्थिति से कैसे वापस बाहर आएगा? इसमें हमारे पास में जो कंप्लेंट्स आती हैं तो उन कंप्लेंट्स को तुरंत हम लोग उनको बताते हैं कि आपको क्या तरीके अपनाने हैं जिससे आपका शोषण नहीं हो सके और आपका काम हो। हम जो भी मांग की जा रही है उस डिमांड जो अनड्यू एडवांटेज मांग की जा रही है उनके द्वारा सम्यक लाभ की मांग की जा रही है, तो इसमें उनको एक किसी प्रकार से एविडेंसेस उनके पास जुटाने के लिए हम उनको बताते हैं और वो शिकायत के साथ साथ में हमारे पास वो सारी चीज़ें लेके एविडेंसेस के साथ आते हैं और उसमें पुनः विजिलेंस गहनता से जांच करती है कि क्या ये आरोप सही हैं और उन आरोपों के का विश्लेषण करने के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाती है। जी, तो इसके साथ जैसे कि विजिलेंस
तो काम कर रही है अपना, आपने कहा कि ये विभाग काम कर रहे हैं, उसके साथ और भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिसके साथ आप सामंजस्य बनाकर साथ चल रहे हैं या और भी कदम उठा रहे हैं इसके साथ? सरकार द्वारा विजिलेंस के दृष्टिकोण से बहुत सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो अपने भिन्न भिन्न प्रकार से काम कर रहे हैं। इन सभी विभिन्न एजेंसियों के बीच जो भारत की केंद्र की संस्थाएं हैं और राज्य संस्थाएं हैं, उनमें समन्वय हो, उनमें जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, आर्थिक अपराध के परस्पर समन्वय हो, इसके लिए एक फोरम बना हुआ है जहां पर परस्पर ये सभी इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो भी इसी भ्रष्टाचार की प्रीव्यू में आने वाले जो इंफॉर्मेशंस हैं उसकी शेयरिंग का एक प्राविधान है और वो निरंतर रूप से हो रहा है। जी, तो इसमें जो नया शिकायत करने का कोई प्रबंधन पोर्टल बना हुआ है और वो कैसे काम करता है, ये आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ये किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत है तो तत्परता से उसमें शिकायत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और 1064 एक नंबर पूरे हमारे राज्य में जारी किया गया है, तत्परता से उसमें फ़ोन करके बताएं और विजिलेंस के द्वारा जो बताए गए तरीके हैं उनको गौर से सुने, समझें। और ऐसे अपराध के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार एक अपराध है और इस बात को समझते हुए तत्परता से उसमें कार्रवाई करें ताकि लोगों में भी इसका जागरूकता आ सके और पारदर्शी रूप से हमारे जो लोक कर्तव्य हैं और लोक सेवक हैं वो दोनों भी पारदर्शी रूप से अपने कार्यों को कर सकें। जी, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है युवा वर्ग की, तो उसके लिए क्या सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठा रही है? बहुत बार जन जागृति और इसके माध्यम से हम लोग स्कूलों में जाकर बच्चों में इसके प्रति अवेयरनेस कर रहे हैं और बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत युवा लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो इसको कई बार उनसे वार्ता पर वो समझ रहे हैं इसको। तो जन जागृति, इसके प्रति इसको जानना, अवेयरनेस और शिकायत करना, ये इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि जिससे पारदर्शी व्यवस्था लागू होने में मदद मिल सकती है। जी, तो अभी जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि एक अधिकारी जब रिश्वत मांगता है, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अधिकारी को जाकर रिश्वत लेने के लिए बोलता है तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? उससे बचने के क्या उपाय हैं? इसमें यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को प्रेरित करता है तो धारा 7A के तहत में वो विधि विरुद्ध है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। यदि लोक सेवक कर्तव्यनिष्ठ है, ऑनेस्टी से अपने कर्तव्यों को कर रहा है और कोई दूसरे व्यक्ति उसको, कोई भी व्यक्ति प्रेरित करने की कोशिश करता है तो उसके लिए धाराएं बनी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। जी, तो आप, और मैंने कहा कि बिचौलिए जो ये हैं उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई का प्राविधान है, तो जो प्रेरित करने का कोशिश यदि करते हैं तो उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई हो सकती है। तो नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से बताना चाहेंगे? दूरस्थ क्षेत्रों में भी आप 1064 के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और लोगों में जागृति करवाने का सर्वप्रथम प्रयास है। जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारे वेबसाइट्स और 1064 पहले बहुत बड़े टोल फ्री नंबर्स हुआ करते थे जिसको सहज और पठनीय बनाने के लिए 1064 एक नंबर बनाया गया है। और साथ ही साथ में 1905 जो CM हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग शिकायत इसकी करते हैं और वो शिकायत में इंफॉर्मेशंस हमारे पास भी आती हैं। तो एक सहज नंबर के प्रचार होने से लोगों में
कई प्रकार की शिकायतें जो डायरेक्टली कुछ विजिलेंस से अनड्यू एडवांटेज से रिलेटेड भी नहीं होने पर भी हम उन संबंधित विभागों को, हमारा लोक कर्तव्य है कि यदि पब्लिक ग्रीवेंसेस है, लोगों को असुविधा किसी बात में हो रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे विभाग को सूचित कर दें। तो ऐसा उनकी जो 1064 की शिकायतें हैं उनको भी हम दूसरे विभागों से शेयर करके उसमें पब्लिक वर्क के उनके कार्यों का निस्तारण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए पत्र लिखते हैं। जी, तो अगर कोई व्यक्ति पोर्टल पे जाकर देखना चाहे किस तरीके की शिकायतें दर्ज हैं और उन पे क्या कार्यवाही करी जा रही है, तो इसका भी कोई प्रबंध करा गया है? हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है जी, जो 1064 को मॉनिटर करते हैं और वो लगातार चलते हैं। जो भी जनता के व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध में जो भी शिकायत की जाती है, तो उन शिकायतों को अटेंड करते हैं और इसके पश्चात उनको अवगत कराया जाता है। और जिस शिकायतों में थोड़ा अनड्यू एडवांटेज या असम्यक लाभ की मांग की गई है, तो ऐसे प्रकरणों पर तुरंत ट्रैप हो सकता है, तो विजिलेंस इसकी जांच करती है और ट्रैप की कार्रवाई करती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टेक्निकल है और समय लगेगा, तो ऐसे प्रकरणों पर जांच की एक प्रक्रिया है जो सम्यक रूप से उसको विश्लेषण करने के बाद फिर उसमें जांच प्रारंभ की जाती है। तो ये पोर्टल में सब हम देख सकते हैं कि शिकायतकर्ता देख सकता है कि मेरी जो कार्यवाही है वो कहाँ तक पहुँची है। हम उनको डायरेक्टली वो जो भी 1064 में कंप्लेंट है और जो सीधे विजिलेंस जिसमें एंगल है, जिसमें विजिलेंस की डायरेक्ट पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत में डायरेक्ट कार्रवाई होने वाले प्रकरण हैं, उसमें हम लगातार उनको परस्यू करते हैं और तब तक परस्यू करते हैं जब तक उनका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाता या उनके कार्यों में जो वैधानिक कार्रवाई होनी है वो नहीं हो जाता। तो आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव देना चाहेंगे ताकि वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें और इसमें भागीदारी अपनी बढ़ा सकें कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करके आगे बढ़ें? तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो कठपुतली ना बने किसी भी अधिकारी से या कुछ खुद जाकर कभी रिश्वत को देने का प्रयास ना कर पाए? भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो 1064 के माध्यम से या डायरेक्टली सतर्कता अधिष्ठानों में जाकर या जो हमारे कार्यालय हैं कुमाऊं में और गढ़वाल में, इन स्थानों पर आकर बिना भय के इसकी शिकायत की जाए। और जब तक हम शिकायत करेंगे तभी इसमें लोगों में भी अवेयरनेस आएगा और ऐसे जो आचरण जिनका ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके विरुद्ध में तभी कार्रवाई संपन्न हो पाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएंगी। यद्यपि सतर्कता खुद इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है, तो यदि पब्लिक से शिकायतें आती हैं तो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो प्रणाली है वो भी डेवलप होगा और जो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है कि पारदर्शिता आ सके, लोक सेवक लोक कर्तव्य को प्रॉपर तरीके से करें, लोगों को कठिनाई ना हो, यही इसका मेन उद्देश्य है। जी, तो इसमें क्या शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त भी रखा जा सकता है? शिकायतकर्ता की कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो विसिल ब्लोअर्स हैं बहुत सारे, तो उन विसिल ब्लोअर्स में जो चाहते हैं कि मेरी शिकायत को गुप्त रखा जाए, तो उसमें विसिल ब्लोअर एक्ट का एक प्राविधान है जिसमें कतिपय शिकायतों को उसमें उनका नाम उसमें गुप्त रखने का व्यवस्था है। और कुछ ट्रैप के प्रकरणों पर, चूंकि ट्रैप एक कानूनी प्रक्रिया है, तो उसमें उनका नाम, चूंकि वो वादी हैं मुकदमे के,
तो उसमें ये नहीं हो सकता। कुछ जांचों में, किसी कतिपय प्रकार की जांचों में जो विसल ब्लोअर एक्ट, जो पीडीपी एक्ट है, उसके तहत में उनकी नाम को गोपनीय रखने का प्राविधान है। ठीक है, तो वो अपने कदम आगे बिना भय के बढ़ा सकते हैं आज। तो अभी हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आज के समय की मांग है। जैसे बच्चे के दिमाग में ये डाला जाता है कि गंदगी के खिलाफ सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश की मांग है कि विकसित भारत होना चाहिए। वो भारत कैसे बनेगा? जब भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। तो आप आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।